जब तक मनुष्य ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया है, तब तक प्रकृति ने अपना रौद्र रूप धारण करके मनुष्य को उसकी औकात दिखाई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे कि अरावली रेंजेस यानी कि अरावली की पहाड़ियां लगभग 90% खत्म हो जाएंगी। ये वही अरावली की पहाड़ियां हैं जिनका इतिहास तब से है जब से मनुष्य का इतिहास नहीं हुआ करता था। ये वही अरावली की पहाड़ियां हैं जो थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती हैं। ये वही अरावली की पहाड़ियां हैं जो राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और कुछ हद तक हरियाणा को भी पानी देती हैं। आज इस अरावली की पहाड़ियों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। आज पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर खड़ा है। हैशटैग सेव अरावली चलाया जा रहा है ताकि अरावली की पहाड़ियों को बचाया जा सके। तो आज का लेक्चर डेडिकेटेड है सेव अरावली रेंजेस को। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे और जो भी मित्र, जो भी कैंडिडेट्स नए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तो देखिए बच्चों, अरावली रेंज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरवेंशन किया है। अच्छा, इंटरवेंशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो पहले से चला आ रहा था अरावली रेंजेस से रिलेटेड रूल रेगुलेशन, उसको तोड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ। अब देखिए न्यूज क्या है। अभी नवंबर 2025 जब चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले पे डिस्कशन शुरू किया था, डिबेट शुरू किया था। और वो डिस्कशन डिबेट क्या था? अरावली की पहाड़ियों की परिभाषा बदल देना। अरावली की पहाड़ियों की परिभाषा बदलना। ठीक है बच्चों, अरावली की पहाड़ियों की परिभाषा बदल देना। ठीक है, की परिभाषा बदल देना। ठीक है बच्चों, याद रखना। ये सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि अरावली की पहाड़ियों की परिभाषा हम लोग बदल देंगे। अब देखिए परिभाषा बदलने के पीछे मेन कारण क्या है। अरावली की पहाड़ियां जो हैं तकरीबन 612 किलोमीटर फैली हैं और इसमें 4 राज्य आपको दिखाई देंगे। पहला आपका आएगा राजस्थान, जहां पे 550 किलोमीटर के आसपास ये रेंजेस फैली हुई हैं। उसके बाद आपका आएगा गुजरात, फिर दिल्ली और कुछ हद तक हरियाणा में भी इसका आपको प्रभाव दिखेगा, यानी कुछ हद तक हरियाणा में भी अरावली की पहाड़ियां फैली हुई हैं। अब हर एक राज्य के लिए अरावली की पहाड़ियों का अलग अलग परिभाषा हुआ करता था। लेकिन अलग अलग परिभाषा होने से समस्या क्या उत्पन्न होती थी कि जब भी हम लोग माइनिंग के लिए रूल बनाएंगे, जब भी हम लोग माइनिंग के लिए रूल बनाएंगे यानी कि खनन के लिए कोई कानून बनाएंगे तो वो कानून अलग होगा। क्योंकि कानून जब भी बनाया जाएगा तो परिभाषा के हिसाब से बनाया जाएगा और परिभाषा चारों राज्यों में अलग अलग हुआ करती थी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। सबके लिए अब एक कॉमन परिभाषा, सबके लिए एक कॉमन कॉमन परिभाषा हुआ करेगी। यानी कि एक ही परिभाषा सबके लिए हुआ करेगी। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे, याद रखेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे दिया है, यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए ये डिसीजन कौन, ये किसने रिसर्च किया? तो सुप्रीम कोर्ट का एक पार्ट है, एक अंग है, एक हिस्सा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीईसी, यानी कि सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी। सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी ने यह बताया सुप्रीम कोर्ट को कि देखिए सर, अलग अलग परिभाषा होने की वजह से अरावली की जो पहाड़ियां हैं इसके लिए जो माइनिंग का रूल है यानी खनन का जो रूल है वो अलग अलग हो जाता है, तो क्यों ना इसको एक कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान भी लिया, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान भी लिया कि हाँ भैया ऐसा करना चाहिए। लेकिन जो परिभाषा है वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जो परिभाषा है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि 100 मीटर की जो हाइट की पहाड़ियां हैं, ठीक है, वही अरावली रेंजेस कहलाएंगी, वही अरावली की पहाड़ियां कहलाएंगी। याद रखना, वही पहाड़ियां कहलाएंगी। क्लियर है बच्चे, यहाँ पे क्लियर है, यहां तक समझ में आया? यानी कि जो 100 मीटर से नीचे है वो अरावली की पहाड़ियां है ही नहीं। अब अरावली की पहाड़ियों का खनन नहीं किया जा सकता, ठीक है, या यूं कह लीजिए बहुत ही लिमिटेड खनन किया जा सकता है। तो अगर 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियां हैं उनमें तो खनन खुलेआम होगा ना, खुलेआम होगा। क्योंकि भाई आप तो अरावली हो ही नहीं। ये जो अरावली की जो रेंजेस हैं ये, ठीक है, ये इस तरीके, रेंज का मतलब होता है पहाड़ों का जो श्रृंखला चलती है उसको रेंज कहते हैं। ठीक है, तो भैया ये
इसमें जो छोटी छोटी है, ठीक है, ये जो है भाई साहब, ये तो पहाड़ उस अरावली के रेंजेस में आएंगे ही नहीं। और जब ये अरावली के रेंजेस में आएंगे ही नहीं, तो अब खनन माफिया इसका खनन खुलेआम करेंगे, खुलेआम तोड़ा फोड़ा जाएगा हमारे इन पहाड़ों को। और यही हमारा मुद्दा है कि भाई अरावली के रेंजेस की आपने डेफिनेशन ऐसे कैसे बदल दी है सर, आपने ऐसे कैसे बदल दिया अरावली की डेफिनेशन। और 100 मीटर, 100 मीटर पता कितना होता है, 3 साढ़े 3 मीटर की अगर हम बात करना, तो एक हमारा घर होता है ना, घर 3 साढ़े 3 मीटर का होता है। अब 100 मीटर की बात कर रहे हैं, यानी कि तकरीबन तकरीबन मैं ऑन एन एवरेज देखूं तो 32-33 माले का जो बिल्डिंग होगी ना, ठीक है, वो आपका 100 मीटर में आएगा। यानी उससे नीचे की सारी पहाड़ियां आप खनन वालों को दे दोगे कि चलो भैया ये लो, आप एंजॉय करो, ठीक है, आप पहाड़ काटो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खनिज पदार्थ जो भी निकालना है आप निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे कैसे दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे दिक्कत वाली बात नहीं है, एनवायरमेंट पता है कितना प्रभावित होगा। ये अरावली रेंज है जो थार मरुस्थल को ना आगे बढ़ने से रोकता है, घेर देता है थार मरुस्थल को, आगे बढ़ने से रोक देता है। अगर ये अरावली रेंज नहीं होगी तो राजस्थान में रेत ही रेत होगी, बेचारे एक तो वैसे ही परेशान है, वैसी परेशान है, रेत ही रेत होगी। और वो रेत वहीं पर ही नहीं होगी, वो रेत उड़ के, क्योंकि दिल्ली में भी है, तो दिल्ली में भी रेत ही रेत होगी। अरे दिल्ली तो वैसी पोल्यूशन से परेशान है बेचारा, रेत ही रेत यहाँ पे आएगी। आप समझिए इस बात को, हरियाणा में रेत ही रेत जाएगी, आप समझिए इस बात को। गुजरात में लूनी नदी है, लूनी लूनी, बेचारों को ले दे के घूम फिर के, छोटी मोटी नदियां है उनका सहारा है, ठीक है, रन ऑफ कच्छ में जो लूनी, वहां पानी इसी से जाता है। आप अरावली रेंज ही खत्म कर दो तो वाटर जो रिप्लेसमेंट होगा वो कहां से होगा, हो ही नहीं पाएगा भाई साहब। आप सारे के सारे जंगल कटवा दोगे, क्यों, वो सारे पहाड़ खत्म होंगे जो कि 100 मीटर से नीचे है, तो उनके साथ जंगल भी तो खत्म होगा। तो बरसात का पानी का, नदियों का, आप सब कुछ तो बर्बाद कर रहे हो। पूरा देश इसलिए सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ है, और जो कि सही भी है। यही आपका पूरा मुद्दा है। हैशटैग सेव अरावली चलाया जा रहा है कि भैया सेव अरावली, अरावली को बचाओ, वरना हिंदुस्तान ही नहीं रहेगा। इस अरावली का इतिहास तब से है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तब से भाई मनुष्य नहीं हुआ करते थे, तब से इस अरावली का इतिहास। और वो भी इस अरावली का जो काट दिया जाएगा तो रेगिस्तान का जो पूरा रेत ही रेत उड़ के ना, ये हिमालय वाले पूरे रीजन में बर्फीले एरिया की तरफ जब जाएगी ना, याद रखिएगा, तो बर्फ ज्यादा पिघलेंगे, क्योंकि रेत जल्दी गर्म होती है, जब जल्दी गर्म होगी रेत तो डेफिनेटली बर्फ को पिघलाएगी वो, और जब बर्फ पिघलेगा तो और ज्यादा बाढ़ आएगी। तो बिहार जो हर साल बाढ़ में डूब जाता है ना, ठीक है, वो 2 गुना 3 गुना ज्यादा डूबेगा। ये बात आपको समझ नहीं आ रही है, पता नहीं किस बिहाफ पे आप लोगों ने डिसीजन दे दिया है, ठीक है, चलिए। और देखिए फैसला देने के बाद क्या किया जा रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अभी रोक दो, जितनी भी फ्रेश माइनिंग है ना उसको रोक दो। क्यों, नया कानून आ रहा है ना, अभी तक जो माइनिंग थी उसकी परिभाषा अलग थी, मैं आगे बताऊंगा अभी तक क्या माइनिंग थी, ठीक है, अभी तक क्या परिभाषा थी, तो उसको रोक दो। क्योंकि जब नया वाला परिभाषा आएगा इसके हिसाब से हम माइनिंग का टेंडर निकालेंगे, इसके हिसाब से लोग बोलियां लगाएंगे, अब तो और महंगा बिकेगा, है ना। सरकार का 500-600 हजार करोड़ का यहां से आ जाता है इनकम, बता रहा हूं इनकम। अब देखिए कितना ज्यादा इनकम बढ़ेगी सरकार की, तो सरकार अब इनकम, और सरकार की ही नहीं बढ़ती है, सरकार के लोगों की भी बढ़ती है, सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनकी भी बढ़ती है, ऑफिसर्स की भी बढ़ती है। यूं ही नहीं सैलरी है आपकी 50 हजार और अकाउंट में आपके 50 करोड़ आ जाते हैं, ऐसे थोड़ी आ जाते हैं भाई साहब, ऐसे नहीं आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, रोक दिया गया, अभी रोक दो, अभी रोक दो, ठीक है, अभी नीलामी मत करो, अभी माइनिंग को रोक दो। माइनिंग तब करना जब ये पूरा पूरा एकदम डिसीजन हो के अप्लाई वप्लाई हो जाए, तो इसके हिसाब से अब फ्यूचर टेंडर निकालेंगे तो अब ज्यादा ज्यादा पैसे मिलेंगे। ये देखिए, अभी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने जो डिसीजन दिया मान लिया, और क्यों, ये डायरेक्शन क्यों देंगे, ताकि सस्टेनेबल माइनिंग हो सके। और सरकार क्या बोले, भाई इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन हो सके। बड़े अजीब मजाक है, जैसे कि जनता पागल है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि भैया रिस्टोरेशन, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन क्या होता है। आप तबाह कर रहे हो, रिस्टोर थोड़ी कर रहे हो। और सस्टेनेबल माइनिंग तो समझ में आ रहा है कि सस्टेनेबल माइनिंग का मतलब लगातार माइनिंग होता रहे। हाँ, यहाँ आप बहुत ईमानदार है सुप्रीम कोर्ट, बहुत ठीक है, एक्सेप्ट तो किया कम से कम, सस्टेनेबल माइनिंग के लिए सारी सारी चीजें हम करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि ये जो अरावली रेंज है ये क्या है, ठीक है, जिन पहाड़ियों की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये देखिए हमारे ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम्स है इंडिया के, 2 बिलियन ईयर से भी ज्यादा, 550 किलोमीटर में फैला है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, 550 प्लस तो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही फैला है। इसी वजह से हम लोग, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है।
दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये चारों कवर करता है, ठीक है। और साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट फैला हुआ है इसका जो फैलाव है। इकोलॉजिकल सिस्टम की बात करें, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पूरा देश लग गया है अरावली को बचाने में। ये देखिए, ये बैरियर का काम करता है, रुकावट का काम करता है, किसका? थार डेजर्ट के एक्सपेंशन का। जो थार डेजर्ट है ना, ईस्ट की तरफ और ना बढ़ने लग जाए, ठीक है। अब इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, डेजर्ट को भैया पहाड़ को कूद के जाना पड़ेगा ना, ठीक है। अब डेजर्ट में इतना थोड़ी औकात है भैया कि पहाड़ ये अरावली रेंज को पार करके चले जाए। तो थार डेजर्ट को बढ़ने से रोकता है, ये पहला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ठीक है, डेजर्टिफिकेशन से रोकता है, यानी ये डेजर्टिफिकेशन मतलब रेगिस्तान और जो नदियां वदियां है ना, सूखे डेजर्ट ना बन जाए, इस चीज से भी रोकता है, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट रेगुलेट करता है भाई साहब। यहाँ पे क्या क्या है, ठीक है, पेड़ पौधे भी बहुत हैं, यहाँ पे नदियां भी बहुत सारी हैं, तो क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। और यहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है, पहाड़ों से जो पानी जाएगा, ठीक है, पूरा तो इकट्ठा होता है, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है इस चीज से। बायोडाइवर्सिटी संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नदियों की बात करें, चंबल हो गया, साबरमती हो गया, लूनी नदी हो गया, ये सारी की सारी नदियां हैं भाई साहब यहाँ से। अब समझिए, अरावली रेंजेस को आप कुछ बेकार मत समझिएगा। क्लियर पॉइंट बच्चों यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अरावली रेंजेस इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बता चुका हूं। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा और कुछ पार्ट्स, ठीक है। मिनरल रिसोर्स की बात कर लेते हैं। रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए बच्चों, ठीक है। लाइमस्टोन मिलता है, मार्बल मिलता है, सैंडस्टोन, कॉपर, जिंक, टंगस्टन, ठीक है। और इसी वजह से इसकी जो माइनिंग है, इसका जो खनन है, बहुत महंगा बिकता है। इसका जो ऑक्शन है, ठीक है, बोली लगाई जाती है, बहुत महंगी बोली लगाई जाती है। और ये सरकार का इनकम का एक बहुत ही बड़ा सोर्स है। क्लियर है पॉइंट, याद रखना ये बहुत ज्यादा। तो अभी तक क्या मान लीजिए, फॉर एग्जांपल इसमें क्या बोलते हैं, 100 करोड़ का खनन होता था, एग्जांपल, ठीक है, पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से। अभी इसकी डेफिनेशन में 90% पहाड़ियां इंक्लूड हो जाएंगी, तो इसको 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सरकार का कितना इनकम बढ़ेगा। और यही सरकार का टारगेट है, इनकम बढ़ाना। बोला जा रहा है कि एनवायरमेंट को बचा रहे हैं हम, ठीक है, एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं। अरे यार ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है, एनवायरमेंट को बचा रहे तो कुछ ढंग का कुछ और डिसीजन लेके आते हैं, ठीक है। समझिए आप इस बात को। अभी देखिए, तो ये क्या किया जा रहा है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट माइनिंग हब है आपका, इसलिए इसको और ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि इकोनॉमी हमारी बढ़े, इकोनॉमी बढ़े। और चाहे हमारे ये क्या बोल अरावली रेंजेस एनवायरमेंट पे लंका लग जाए, इधर से हम लोग पैसा कमाएं, और इधर से बाढ़ आ रही है उधर दे दे, इधर से पैसा कमाएं इकोनॉमी के क्षेत्र में, ये सब कुछ करके, और वही पैसा हम विदेशों को दे दें, ठीक है। क्यों नुकसान होगा, तो जाहिर सी बात है विदेशों से मदद लेनी पड़ेगी, सामान मंगाना पड़ेगा, विदेशों को दे दें। कैसा डेवलपमेंट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए, अब इससे जो एनवायरमेंट डिग्रेड होगा वो किस तरीके से होगा। अगर बहुत ज्यादा सरकार क्या बोल रही है कि हम तो इसको बचा रहे हैं, यहाँ पे एक्सेसिव जो खनिज खनन होगा ना, उससे बहुत सारा नुकसान होने वाले हैं, ठीक है, हम तो बचाएंगे, बचाव के बाद में, ठीक है। पहले आप लोग देखिए यहाँ पे नुकसान क्या होगा। अगर ये अगर जो 100 मीटर वाला क्राइटेरिया अगर नहीं हटाया सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या क्या नुकसान होगा। फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, जंगल तबाह हो चुके होंगे हमारे, हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे, ठीक है, याद रखना। ठीक है, जो ग्राउंड वाटर लेवल, जो ग्राउंड वाटर जो जमीन के अंदर भूजल का जो स्तर है वो अपने आप ही कम हो जाएगा, वाटर रिचार्ज ही नहीं होगा। उसके बाद एयर पोल्यूशन दिल्ली में बढ़ेगा, एयर पोल्यूशन दिल्ली में बढ़ेगा भाई साहब, ठीक है। क्यों? एक तो वैसी बेचार के पास पोल्यूशन, अरावली की पहाड़ियां कट जाएंगी, हट जाएंगी, तो जाहिर सी बात है ना भाई साहब, सारी सारी रेत उड़ उड़ के फिर दिल्ली में जाएगी। पहले तो हरियाणा और पंजाब की परालियों से बेचारे परेशान है, ठीक है, दिवाली के पटाखों से परेशान हो जाते हैं, इतना पो पा पी पी हॉर्न बजाने वाले क्या बोलते हैं ट्रैफिक से परेशान है, और ऊपर से आप एक और उस पर हथौड़ा मार दो, हार्ड। और फिर आप स्कीम निकालना, ठीक है, दिल्ली के लिए है, दिल्ली का पोल्यूशन हम ठीक कर रहे हैं। अबे कर भी तो तुम ही रहे हो, कर भी तुम ही रहो ना पोल्यूशन, समझो इस बात को। उसके बाद यहाँ पे देखिए, एक 1990s में इलीगल माइनिंग के लिए एक वो आया था, रूल आया था, कि भैया 1990 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी कि माइनिंग नहीं करनी चाहिए अरावली रेंजेस में, ठीक है। चलो उस टाइम हो सकता सरकार भी अच्छी है, कमिटीज भी अच्छी अच्छी थी, ठीक है, लेकिन क्या माइनिंग रुकी? नहीं रुकी, माइनिंग चल ही रही थी, अंडरग्राउंड चल रही थी। जो माइनिंग माफिया है वो अपना अलग काम कर रहे हैं, इलीगल तरीके से चल ही रही थी, ठीक है। उसके बाद जो 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया माइनिंग का, फरीदाबाद गुड़गांव मेवात वाले एरिया में बैन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि बाप रे कितना ज्यादा खनन कर रहे हैं भाई। उस टाइम अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि माइनिंग यहाँ पे रोक दो, तो माइनिंग वहां पे रोक दी गई, ठीक है।
लेकिन अंडरग्राउंड में तो फिर भी माइनिंग चली रही थी, इलीगल तरीके से चली रही थी, यानी कि माइनिंग कभी रुकी नहीं, चाहे लीगली चाहे इलीगली माइनिंग चली रही थी। तो यहाँ पे चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। क्यों? जो कानून बनाया था ना, उसका एनफोर्समेंट बहुत ही कमजोर था, यानी कि जो कानून था वो इतना कमजोर था, इसको अप्लाई करने पर ध्यान ही नहीं दिया गया। चलिए अब देखते हैं अरावली रेंजेस को बचाना क्यों जरूरी है। ठीक है, अरावली रेंजेस को बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे हमने एक इंटरनेशनल कमिटमेंट लिया था, इंटरनेशनल कमिटमेंट लिया था। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का एक अंग है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का एक अंग है जिसको हम लोग यूएनसीसीडी के नाम से जानते हैं, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। यूनाइटेड नेशन से हमने वादा किया था कि ये यूनाइटेड नेशन, ठीक है, हम ना डेजर्ट को फैलने से रोकेंगे, डेजर्ट को फैलने से रोकेंगे, यानी जो रेगिस्तान है उसको फैलने से रोकेंगे। लेकिन यहाँ पे आप अरावली कटवा के डेजर्ट को फैला रहे हो, तो भाई साहब आपका ये वाला तो आपने गया है ना, कर दिया आपने अपने प्रॉमिस का बेड़ा गर्क। उसके बाद ये जो डिग्रेडेशन होगा ना, ठीक है, वो हमारे लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के टारगेट को कवर नहीं कर पाएगा कभी भी। अब लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी क्या होता है? जितने पेड़ आपने काटे, ठीक है, पेड़ काटे, ठीक है, मान लो 100 पेड़ आपने काटे, ठीक है, तो 100 पेड़ आप लगाओ भी, इसको बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। यानी लैंड, हमारी जमीन जो है ना, डिग्रेड नहीं होनी चाहिए। 100 पेड़ काटे 100 पेड़ लगा लो, 100 पेड़ काटे 100 पेड़ लगा लो। लेकिन जितने अरावली रेंजेस में पेड़ है ना भाई, उसको भरने में ना तकरीबन 25 से 30 चल भर ही नहीं पाओगे यार, मैं तो फिर भी एग्जांपल दे रहा, भर ही नहीं पाओगे। याद रखना, पेड़ काटने में ना एक मशीन के पेड़ कट गया, लेकिन क्या वो पेड़ उतना बड़ा जो बना पा रहे हो वो उतना जल्दी बन जाएगा क्या? तो उसको पेड़ जंगल बनने में बहुत लंबा समय लगेगा। और जो आप सोच रहे हो ना कि हम जनता को पागल बना देंगे, हम पेड़ लगाएंगे पेड़ लगाएंगे, जनता इतनी पागल नहीं है। इसी वजह से सेव अरावली का हैशटैग चलाया जा रहा है, याद रखना। तो ये क्या है, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो भी, वहां भी आप फेल हो जाओगे, क्योंकि भाई आप सारे सारे पेड़ काटोगे, उतना पेड़ लगा नहीं पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है, लगा कैसे पाओगे? आप कितना भी प्रॉमिस कर लो, नहीं नहीं हम लगाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब। ठीक है, अब देखिए ये सारा कुछ तो चल ही रहा था, ठीक है, पूरा। और अभी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं था, ठीक है, यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरा पूरा यहाँ पे डेफिनेशन जो एक नया चार्ज किया है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं इसलिए इस पे नहीं जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी बनाई, ठीक है, जो कमिटी पहले से ही थी, ठीक है, कमिटी पहले से ही थी, ठीक है, कमिटी बनाई। और कमिटी में आप लोग देखना, ठीक है, सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी, सेंट्रल, इसका हेड कौन थी? सेंट्रल, सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी, एम्पावर्ड कमिटी, ठीक है बच्चों, सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी, ये जिसको हम लोग सीईसी, मैंने थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर पहले आपको बताया था, सीईसी, ठीक है, ये कि यही बताएगी कि क्या करना चाहिए अरावली रेंजेस के लिए। और इसी ने डिसीजन दिया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, कि अब डेफिनेशन चेंज कर लो। अब देखिए इसमें कौन कौन है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, भूपेंद्र यादव साहब, ठीक है, कौन है? भूपेंद्र यादव साहब हमारे, ठीक है, भूपेंद्र यादव साहब, वही तो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद एक रिपोर्ट यहाँ पे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट डिसीजन लेती है क्लाइमेट कितना चेंज हुआ है और किस तरीके से चेंज हो रहा है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पूरे फॉरेस्ट का सर्वे करेगी, अरावली रेंजेस का सर्वे करेगी, ड्रोन से, मैप से, हर तरीके से सर्वे करके बताएगी कि कितना बढ़ाना चाहिए कितना घटाना चाहिए, सारा कुछ यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये भी इसमें इन्वॉल्व रहेगी। उसके बाद स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी रहेगी। और ये जो सेंट, ये आपका किसका? सुप्रीम कोर्ट का एक पार्ट है, हिस्सा है, और यही इन पूरे पूरे कमिटी को लीड करेगा। तो एक कमिटी बनाई गई जिसमें मेंबर्स कौन कौन से थे? ये सारे इसके मेंबर्स थे। इन सब ने रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में क्या क्या डिसीजन लिया गया, ये रहा उस रिपोर्ट का डिसीजन। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि जो रिपोर्ट का जो डिसीजन लिया गया है ना, वो इसके पहले की जो परिभाषा है वो मैं आपको बताता हूँ। अरावली रेंजेस की जो परिभाषा है ना, 2010 में दी गई पहली बार, ठीक है, 2010 में दिया गया। और कहा गया जो पहाड़ 3 डिग्री के स्लोप में है, ठीक है, 3 डिग्री के स्लोप में रहेंगे, याद रखना, वो आपके अरावली रेंजेस में आएंगे, और उसमें नहीं आएंगे, ठीक है। 3 डिग्री का दे रखा है, 3 डिग्री का जो स्लोप है वो पहाड़ अरावली रेंजेस में हम लोग यहाँ पे आएंगे। क्लियर? ये चल रहा था। चलो ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो गया 3 डिग्री कुछ इस तरीके से, है ना। उसके बाद 2024 में इसकी परिभाषा बदली, 2024 में इसकी परिभाषा बदली।
पहला तो 30 मीटर की बात की गई, ठीक है। 30 मीटर से जो हाइट वाले जो पहाड़ है, ठीक है, 30 मीटर हाइट वाले ऊपर, उनको हम अरावली रेंज मानेंगे, अरावली की पहाड़ियां मानेंगे। और जो एंगल कितना हो जाएगा 4.57, यानी स्लोप है ना, जो पहाड़ ऐसे ही होंगे, तिरछे होंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो स्लोप है ना वो 4.57 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। अब इसी में ही तकरीबन तकरीबन हमारी 30 से 35% अरावली की पहाड़ियां, अरावली की जो पेड़ पौधे वो खत्म हो गए थे इसी में ही। क्योंकि भाई देखो, भाई कितना एकदम ऐसे खड़ा रहेगा तो बनेगा ना भाई ये, भाई जो आपका एंगल, ठीक है, याद रखना। या कुछ ऐसा तो एंगल चेंज कर देने से अरावली की जो पहाड़ियां है ना वो बहुत ही ज्यादा नुकसान में आई। चलिए, ये तो 30 मीटर की डिग्री तक, 30 मीटर तक था और 4.57 डिग्री तक था, ठीक है। अभी जो नया डिसीजन आया है, कोर्ट ने क्या बोला है, ठीक है, कि भाई साहब स्लोप बेस्ड डेफिनेशन को हम नहीं मानेंगे। कोर्ट ने क्या रिजेक्ट किया है, स्लोप बेस्ड डेफिनेशन, यानी कि जो पहाड़ी का जो स्लोप है ना, ठीक है, ये पहले 3 डिग्री था, ठीक है, उसके बाद 4.57 डिग्री, ये नहीं मानेंगे, इसको तो खारिज कर। दूसरा, जो बफर जोन था ना, बफर जोन, इसको भी खारिज कर दो, बफर जोन अप्रोच का। अब ये बफर जोन अप्रोच क्या है, 2023 में, अजीब सी बात है, देखिए 2023 में, ठीक है, 2023 में यही भूपेंद्र यादव थे, यही भूपेंद्र यादव थे, यादव थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने एक फैसला लिया था इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट पे, अंतरराष्ट्रीय दिवस था जंगल का, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट पे, ठीक है, क्या, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट पे इन्होंने फैसला लिया था। और ये क्या फैसला लिया था भाई साहब, कि बफर जोन बनाया जाएगा। बफर जोन का मतलब क्या होता है, अरावली की जो पहाड़ियां है ना, जैसे मान लिया अरावली की पहाड़ है, इसके 5 किलोमीटर और इसके 5 किलोमीटर तक, ठीक है, कोई काटा काटा पीटी पेड़ में कुछ भी नहीं काटा जाएगा, एकदम बेल्ट, हरियाली का बेल्ट बनाया जाए, पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़। हम इसको भी रिजेक्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया। और क्या बोला, नई परिभाषा लागू करेंगे अरावली रेंजेस की, और वो क्या होगी, हिल्स अबव 100 मीटर हाइट क्लासिफाइड एज अरावली रेंज, यानी 100 मीटर से ऊपर की जो भी हिल्स होंगी उन्हें ही हम लोग अरावली रेंज, अरावली की पहाड़ियों का दर्जा देंगे। यानी 100 मीटर से नीचे जितनी भी पहाड़ियां हैं अब उनको काटने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया। अब काटो, जितने खनन माफिया है काटो, क्योंकि कानून कब तक बनेगा, 100 मीटर से ऊपर वाली पहाड़ियों से कानून बनेगा। अभी देखिए, जितना भी इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, सुप्रीम कोर्ट कमेटी का जो ईसी सीईसी का जो रिकमेंडेशन है, ठीक है, इन्होंने क्या, किस आधार पर सारी सारी रिकमेंडेशन दिया, इन्होंने क्या, मानेंगे कुछ नहीं, लेकिन जनता को बताने के लिए इन्होंने किया, इसलिए मैं आपके सामने लिखा, मानेंगे कुछ नहीं, क्या बोला, हम साइंटिफिक मैपिंग कर रहे हैं अरावली रेंजेस का, साइंटिफिक मैपिंग, समझ रहे हो, बढ़िया लेवल पे एकदम करके हम डिसीजन ले रहे हैं। उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, अरे देखो, मैक्रो लेवल पे हमने क्या किया, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट किया, यानी कि अरावली रेंजेस का एनवायरमेंट पे क्या असर पड़ रहा है, हमने एकदम बढ़िया वाला असेसमेंट किया, ठीक है। उसके बाद हमने कंप्लीट माइनिंग को रोकने के लिए कई कानून बनाए, देखा, कई कानून को बनाने की जरूरत है वो देखा, जैसे कि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया हमने, ठीक है, एक्विफायर रिचार्ज जोन बनाया, वाटर बॉडी यानी जो ताल तले नदियां हैं उनको बचाने की जरूरत पड़ी, प्रोटेक्टेड हैबिटेट्स, और कोई भी नई माइनिंग को हम लोग नहीं अभी अलाउ करने वाले हैं। ये कौन बोल रही है, सरकार बोल रही है अपनी तरफ से, है इसमें तो कुछ भी नहीं, क्योंकि भाई ये सब करोगे आप, ये सब करोगे नो डाउट, ठीक है, लेकिन कहा 100 मीटर से ऊपर वाली पहाड़ियों पे, और हमारा मुद्दा है 100 मीटर से नीचे वाली पहाड़ियां। ये सब आप जो बोल रहे हो ना, ये सब आप करोगे नो डाउट, लेकिन 100 मीटर से ऊपर वाली पहाड़ियों में बचाओगे, 100 मीटर से नीचे वाली पहाड़ियों में क्या हो गया भाई, क्या वो अरावली की पहाड़ियां नहीं है, क्या वो एनवायरमेंट के लिए जरूरी नहीं है, वो सब एनवायरमेंट के लिए जरूरी है, लेकिन आप नहीं मानोगे, ठीक है। और ये क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बना रहे हैं हम लोग, वो भी कहा 100 मीटर से ऊपर वाली पहाड़ियों का, अरे भाई साहब, ठीक है, शर्म करो, ठीक है, प्रकृति है वो, प्रकृति हमारे भारत में माँ का दर्जा दिया जाता है, लेकिन आप लोग शायद नहीं समझ पा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मैं तो बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलूंगा भैया, ठीक है, याद रखना, ये 100 मीटर के ऊपर ये बैलेंस्ड अप्रोच बोल रहा है, ठीक है, नो ब्लैंकेट माइनिंग, हम कोई भी पूरी तरह से माइनिंग तो नहीं रोक सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, ठीक है, क्या कोशिश करोगे आप, क्या कोशिश करोगे, 100 मीटर से नीचे सभी को साफ कर दो, ठीक है, ब्लैंकेट माइनिंग नहीं हो सकती, नहीं रोक सकते ब्लैंकेट बैन, ये मैं भी जानता हूं,
ठीक है, तो ब्लैंकेट बैन मत करो ना, मतलब 100% बैन मत करो, लेकिन आप तो यहाँ पे 90% बैनिंग बैन, 90% को तो और ज्यादा माफियाओं के गोद में डाल रहे हो। यानी कि पहले जो खनन होता था, इलीगल होता था, आप उसको क्या करवा रहे हो, ठीक है, लीगल करवा रहे हो। यानी कि कोई जनता अगर सोच भी ले कि चलो इसके खिलाफ कुछ आवाज उठाते हैं, इलीगल है, नहीं, ये तो लीगल है, हम तो करेंगे, आप यही करवा रहे हो ना, वही तो आपका काम हो रहा है। ठीक है, जितने भी जो लीगल माइनिंग वगैरह है, ठीक है, स्ट्रिक्ट कंडीशंस में आएंगी, बिल्कुल आएंगी सर, बिल्कुल, लेकिन कहा, 100 मीटर से ऊपर। फ्रेश माइनिंग अप्रूवल को रोक दिया गया है, क्यों रोक दिया गया है, इसलिए रोक दिया गया है क्योंकि पुराना वाला जो था ना, 30 मीटर से नीचे वाला, उसमें आपको कम कम पैसा मिलता, 70 मीटर और बढ़ा दिया आपने, तो आपका जो पैसा होगा ना तकरीबन 7-8 गुना बढ़ जाएगा, इसलिए आपने रोका है सर, इसलिए आपने रोका है। ठीक है, समझिए इस बात लोगों को, ठीक है। चलिए, उसके बाद कोर्ट ने क्या बोला, ठीक है, टोटल बैन अगर हम लोग हटा देते हैं, जनता नहीं समझ रही है, तो इलीगल माइनिंग बिल्कुल और ज्यादा चरम सीमा पे चली जाएगी। क्यों, पुलिस का झक्का मारने के लिए रखी है आप लोगों ने। हम टैक्स भरते हैं जनाब, हम टैक्स भरते हैं, उससे आपको पैसा जाता है, उससे आपको सैलरी जाता है, ठीक है। क्या हम लोग लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र का ही परिभाषा है क्या, हमारा ही पैसा आप लोग यूज कर रहे हो, आपके तनख्वाह सैलरी, पुलिस वाले, तो पुलिस वालों को लगाओ ना यहाँ पे, लगाओ ना, ऐसे कैसे माइनिंग हो जाएगी, अरे पुलिस वाला ढंग से काम कर देगी, ढेला कोई नहीं उठा के लेके जा सकता, आप ये बेकार के, यार त्रिपाठी जी, क्या हो गया आप लोगों को, हैं, ऐसे काम करोगे आप लोग, बेकार का इलीगल माइनिंग बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, पुलिस को लेके आओ ना, एक इलीगल माइनिंग को, एक इलीगल माफिया को उठाए सूली पे टांगो, देखो सभी अपने आप कैसे मान जाते हैं, लेकिन नहीं, हमको तो भैया पैसा चाहिए। ठीक है, पैसा बहुत बड़ी ताकत है जनाब, ठीक है। चलिए, ये जो बफर जोन में बताया था आप लोगों को, ये 2023 में डिसाइड किया गया था हमारे भूपेंद्र यादव के द्वारा, ठीक है, 5 किलोमीटर का बफर जोन बना देंगे, एक बेल्ट बना देंगे पहाड़ियों का, जो कि 29 डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। ये आपने पता है क्यों किया था, क्योंकि एनवायरमेंट फॉरेस्ट डे था ना, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे था उस दिन, तो जनता को बताना पड़ेगा, हाँ, वो लॉलीपॉप देना पड़ेगा जनता को कि देखो हम एनवायरमेंट के लिए कितना काम कर रहे हैं। और अभी हो गया सब खत्म कहानी, वही आप लोग कर रहे हो, ठीक है। ये क्या, और ये क्यों किया गया था, तब बोला 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड, 2030 तक हम 26 मिलियन हेक्टेयर का ना, जो मतलब पूरा पेड़ वेड़ लगा देंगे, बिल्कुल 2030 तक हम नया कर डालेंगे, ठीक है। जो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी है उसको इंप्रूव करेंगे, जितने पेड़ कटे हैं ना, उससे ज्यादा पेड़ अपन लोग लगाने की कोशिश करेंगे, पूरा ग्रीन कवर बना देंगे, इकोसिस्टम रेजिलियंस, इकोसिस्टम रेजिलियंस यानी कि कोई भूकंप भूकंप तूफान तूफान है सब झेल लेगा। ये आपके वादे थे, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग इस तरीके से अपने वादों से मुकर रहे हैं, और हमारी एनवायरमेंट, हमारी धरती माता को आप छल्ली कर रहे हो, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, यूं तो मैं नहीं कहता कि लेक्चर्स को आप शेयर करो, लेकिन इसे जरूर शेयर करो, क्योंकि सेव अरावली हैशटैग उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारा खाना खाना। हो सके कि हमारी आने वाली जनरेशन सांस लेना भी मुश्किल हो जाए उनके लिए, इतना रेत, इतना धूल, इतना मिट्टी। या फिर हो सकता है कि जिस तरीके से हम लोग चाय पीने जाते हैं ना किसी कैफे में, उस तरीके से आप लोगों को ऑक्सीजन खरीदने जाना पड़े किसी कैफे में, और ऑक्सीजन भी इतना महंगा मिलेगा कि शायद आप लोग खरीद भी ना पाओ। एट लास्ट क्या हो जाएगा, दम घुटो, प्राण त्याग दो। जय हिंद।